है दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। सरदार पटेल कोचिंग सेंटर चैनल में आप लोगों का बच्चे स्वागत है। आज हम क्लास 10th का एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। ध्यान से आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारी बातों को अच्छे तरह से आप लोग सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि बच्चे आप देख रहे हो, चिन्ह परिपाटी क्या है और इसके प्रमुख निष्कर्षों को लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन एग्जाम में 10th में अक्सर पूछते रहता है। हम उम्मीद करते हैं बच्चे हमारे वीडियो को अच्छे से आप लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, चिन्ह परिपाटी क्या है, साइन कन्वेंशन क्या है और इसके प्रमुख निष्कर्षों को लिखे। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहते हैं बच्चे कि सबसे पहले अवतल दर्पण क्या होता था। याद होना चाहिए आप लोगों को बच्चे, जैसे आप लोग को पता होना चाहिए कि ये बच्चे अवतल दर्पण होता है। फिर इसमें मैंने बताया था आप लोग को वक्रता केंद्र को सी से निरूपित करते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दोनों को लाइन ज्वाइनिंग कर देंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस अर्थात मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बन जाता है और इसके बीच में बच्चे बन जाता है फोकस। इसी में बच्चे आप लोग को पता होना चाहिए, इसमें एक उत्तल दर्पण होता है। इसका वक्रता केंद्र दर्पण के आपका पीछे हो जाएगा और बाकी यहाँ पे ध्रुव हो जाएगा। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा और इसका हो जाएगा फोकस। अब साइन कन्वेंशन है क्या? अवतल दर्पण में जैसे आप लोग को पता होगा बच्चे 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में मात्र 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। आप लोग को पता होना चाहिए। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण एक दोनों गोलीय दर्पण है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बच्चे एक गोलीय दर्पण है। तो बच्चे क्या कहता है कि चिन्ह परिपाटी क्या है, इसका परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। गोलीय दर्पण में अर्थात अवतल और उत्तल दर्पण में कभी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे। देखिए सामने इसमें 5 प्रतिबिंब बनता है और पीछे एक प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब तो पीछे ही बनता है। गोलीय दर्पण में कभी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। गोलीय दर्पण में कभी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इन दोनों स्थितियों को समझने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है। एक परिपाटी की आवश्यकता होती है जिसे चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। जिसे चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। देखिए एक बार और हम बढ़िया से बोल रहे हैं बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। गोलीय दर्पण में कभी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इसमें भी पीछे बनता है। इसमें 5 सामने बनता है, एक पीछे बनता है। इसमें दोनों पीछे बनता है। इन दोनों स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए, इन दोनों जो स्थिति है कभी दर्पण के सामने है तो कभी दर्पण के पीछे है, इन दोनों स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है जिसे हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं बच्चे। चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। अब नेक्स्ट बच्चे क्या है, इसके प्रमुख निष्कर्षों को लिखें। अब इसका कौन कौन से प्रमुख निष्कर्ष है बच्चे, ये आप लोगों को समझना है कि इसके प्रमुख निष्कर्ष कौन कौन से हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है प्रमुख निष्कर्ष। सबसे पहली बात, इसके प्रमुख 5 निष्कर्ष हैं बच्चे, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके प्रमुख 5 निष्कर्ष हैं। पहला निष्कर्ष की बच्चे हम बात कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि पहला निष्कर्ष इसका क्या है। पहला निष्कर्ष कहता है कि ध्रुव को मूल बिंदु मानकर, ध्यान दीजिएगा बच्चे, ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापी जाती है। ये जो आपका ध्रुव है इसी को हम लोग मूल बिंदु मान लेंगे। जैसे आप लोग को पता होना चाहिए कि इसमें आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति में आप पढ़े होंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और जहां दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्रतिच्छेद करता है उसी को बच्चे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे जो मूल बिंदु है उसी तरह यहाँ पे भी बच्चे आपका मूल बिंदु है। तो कहता है ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापी जाती है, अर्थात सब दूरी हम लोग ध्रुव से मापते हैं। जैसे फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगर वस्तु और ध्रुव रहेगा तो वस्तु दूरी हो जाएगा, प्रतिबिंब और ध्रुव हो जाएगा तो प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा, और उसी तरह इसमें भी हो जाएगा बच्चे। तो पहला इसका प्रमुख निष्कर्ष है कि ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापी जाती है। ध्यान रखना है आप लोगों को। देखिए हम लिख भी दे रहे हैं, ध्रुव को मूल बिंदु मानकर, ध्रुव को मूल बिंदु मानकर, ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापी जाती है। ध्यान दीजिएगा, सभी दूरियां मापी जाती है। सब दूरी मापेंगे हम लोग, ध्रुव को मूल बिंदु मानकर मापेंगे। अब हम बच्चे दूसरा इसका प्रमुख निष्कर्ष, अब हम चलते हैं बच्चे, आप लोगों को ध्यान देना है।
अब कहता है कि ध्रुव के बाईं ओर सभी दूरियां माइनस में होती है। आप लोग को वैसे भी पता है कि ध्रुव के जो कहने का मतलब मूल बिंदु की जो बाईं ओर सभी दूरियां होती है वो माइनस होती है, इधर प्लस होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। उसी प्रकार ध्रुव के बाईं ओर जितनी भी दूरियां होगी वो आपका माइनस में होगा, निगेटिव साइन में होगा। जैसे अवतल दर्पण की फोकस दूरी तो माइनस होगा, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बाईं ओर है इसलिए माइनस होगा। मतलब ध्रुव के बाईं ओर सभी दूरियां ऋणात्मक होती है अर्थात माइनस होती है। ये आपका दूसरा कहने का मतलब प्रमुख निष्कर्ष हुआ। देखिए इसको हम लिख भी देते हैं बच्चे, ध्रुव के बाईं ओर, ध्रुव के बाईं ओर, बाईं ओर सभी दूरियां, बाईं ओर सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक होती है मतलब माइनस होती है। और इसके जस्ट उल्टा, उल्टा तीसरा अगर हम बात कर लेते हैं, ध्रुव के दाईं ओर सभी दूरियां, अगर हम इसमें चलते हैं तो ध्रुव के दाईं ओर, इसमें भी ध्रुव के दाईं ओर एक प्रतिबिंब बनता है बच्चे। मतलब सीधा बात, ध्रुव के दाईं ओर जितने भी दूरियां होगी, देखिए ध्यान से, ध्रुव के दाईं ओर सभी दूरियां, ध्रुव के दाईं ओर सभी दूरियां धनात्मक होती है, सभी दूरियां धनात्मक होती है। आप लोगों को बच्चे याद रखना है, धनात्मक होती है। अब हम बच्चे तीसरा हो गया मेरा, अब हम चौथा पॉइंट की बात करते हैं बच्चे। आप लोगों को ध्यान से समझने का प्रयास करना है बच्चे। फोर्थ क्या कहता है, बिल्कुल आसान है। अच्छा देखिए तो ये जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु के ऊपर जो दूरियां है प्लस है और मूल बिंदु के नीचे दूरियां माइनस है। उसी प्रकार इसमें भी हम लोग कहेंगे बच्चे कि मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत रखे सभी दूरियां धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत रखे सभी दूरियां, मुख्य अक्ष के लंबवत रखे सभी दूरियां धनात्मक होती है बच्चे। ये मेरा चौथा प्रमुख निष्कर्ष होगा, ध्यान दीजिएगा। चौथा क्या कहता है, मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत रखे सभी दूरियां, लंबवत रखे सभी दूरियां धनात्मक होती है। ध्यान देंगे, धनात्मक होती है। ये आप लोग को बच्चे ध्यान देना है। ये मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत रखे सभी दूरियां धनात्मक होती है अर्थात प्लस होती है। इसके जस्ट उल्टा अगर हम बात करते हैं पचवां अगर हम बात करते हैं बच्चे तो पचवां आपका हो जाएगा मुख्य अक्ष के नीचे लंबवत रखी सभी दूरियां, मुख्य अक्ष के नीचे, ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के नीचे लंबवत रखे सभी दूरियां, लंबवत रखे सभी दूरियां ऋणात्मक होती है बच्चे, ध्यान देना है, ऋणात्मक होती है। ये आपका बच्चे 5 प्रमुख निष्कर्ष हो गया। फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं, आप लोग सीखने का प्रयास कीजिएगा। हमारा क्वेश्चन क्या है, चिन्ह परिपाटी क्या है और इसके प्रमुख निष्कर्षों को लिखिए। सीधा कहिएगा, गोलीय दर्पण में कभी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इन दोनों स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इसके प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं। पहला, फर्स्ट में याद रखिएगा, ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापी जाती है। हम ध्रुव को मूल बिंदु मानकर ही सभी दूरियां क्या करेंगे, मापेंगे बच्चे। दूसरा कहता है ध्रुव के बाईं ओर सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। और इसमें तीसरा कहता है ध्रुव के दाईं ओर सभी दूरियां धनात्मक होती है। और इसमें चौथा कहता है मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत रखे सभी दूरियां धनात्मक होती है और मुख्य अक्ष के नीचे लंबवत रखे सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न का आप लोग का जवाब याद हो गया होगा। अब हम बच्चे नेक्स्ट अब हम लेके चलते हैं, आप लोग को ध्यान से समझने का प्रयास करना है। देखिए ये हम एक आप लोगों के लिए टेबल लेके आए हैं जो चिन्ह परिपाटी से ही रिलेटेड है, जो बिल्कुल आसान है बच्चे। अब आप लोगों को ध्यान से इसकी बातों को सीखना है और समझने का प्रयास करना है कि क्या हम बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए एक तरफ दर्पण है, एक तरफ वस्तु दूरी है, एक तरफ प्रतिबिंब दूरी है, फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या है, वस्तु की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। देखिए वस्तु की ऊंचाई को हम लोग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, इसीलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया वस्तु की ऊंचाई और इधर हो गया हाइट ऑफ इमेज, इसीलिए इसको प्रतिबिंब की ऊंचाई को HI से और वस्तु की ऊंचाई को HO से निरूपित करते हैं बच्चे। आप लोगों को ध्यान रखना है।
अब सबसे पहली बात देखिए, इसको फिलअप करने के लिए सबसे पहले देखिए हम फिगर भी बना देते हैं ताकि आप लोगों को आसान पड़े। देखिए ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये बच्चे आप लोग को पता होना चाहिए, ये बन गया आपका उत्तल दर्पण बन गया बच्चे। अब देखिए इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, इसका ध्रुव देखिए इधर होगा, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, और इसके बीच में होगा फोकस। इसमें भी वक्रता केंद्र देखिए इधर होगा, ध्रुव इधर होगा, और मिला देंगे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, और बीच में बच्चे फोकस होगा। अब इसमें ध्यान से आप लोगों को समझने का प्रयास करना है। सबसे पहले देखिए आप लोग को पता होना चाहिए, चिन्ह परिपाटी अभी मैंने पढ़ाया कि ध्रुव के बाईं ओर सभी दूरियां माइनस होती है और ध्रुव के दाईं ओर सभी दूरियां प्लस होती है, और मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत रखे सभी दूरियां प्लस होती है, और मुख्य अक्ष के नीचे लंबवत रखे सभी दूरियां माइनस होती है। अब इसी के आधार पर इसको आप लोग को फिल इन द ब्लैंक्स करना है। देखिए एक तरफ दर्पण में अवतल दर्पण है और एक तरफ उत्तल दर्पण है, अवतल उत्तल अवतल उत्तल। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वस्तु दूरी, वस्तु दूरी को निरूपित करते हैं यू से, प्रतिबिंब दूरी को भी से, फोकस दूरी को एफ से, वक्रता त्रिज्या को आर से, वस्तु की ऊंचाई एचओ से, और प्रतिबिंब की ऊंचाई एचआई से, जो अभी मैंने बताया। अब देखिए अवतल दर्पण की वस्तु दूरी प्लस होगा कि माइनस होगा, आप लोगों को बताना है। तो आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वस्तु हमेशा बाईं ओर होता है, वस्तु हमेशा बाईं ओर होता है, इसलिए अवतल दर्पण का वस्तु दूरी हमेशा माइनस होता है। अवतल दर्पण की वस्तु दूरी हमेशा माइनस होता है। अब प्रश्न उठता है अवतल दर्पण की प्रतिबिंब दूरी। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी अगर हम बात करते हैं तो अवतल दर्पण में 5 प्रतिबिंब बाईं ओर बनता है, एक प्रतिबिंब दाईं ओर बनता है, इसलिए इसका प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। मतलब अवतल दर्पण की प्रतिबिंब दूरी प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। अब बच्चे अवतल दर्पण का फोकस दूरी, डायग्राम बता रहा है कि ध्रुव के बाईं ओर फोकस दूरी जा रहा है, इसलिए अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस होगा। इसलिए यहाँ पे देखो हम चिन्ह माइनस लिख देते हैं बच्चे। अब बात रह गया वक्रता त्रिज्या। तो देखो वक्रता केंद्र ही बाईं ओर है, अर्थात बाईं ओर हो, इसीलिए इसका वक्रता त्रिज्या भी माइनस होगा। अब बच गया अवतल दर्पण की वस्तु की ऊंचाई। वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के लंबवत रहता है, तो मुख्य अक्ष के लंबवत रखे सभी दूरियां प्लस होती है, इसलिए वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्लस होता है। अब बात रह गया प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब में अगर हम बात करते हैं तो इसमें 5 प्रतिबिंब उल्टा बनता है, 5 प्रतिबिंब उल्टा बनता है और एक प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो उल्टा के लिए नीचे भागेगा तो मुख्य अक्ष के नीचे लंबवत रखे सभी दूरियां माइनस होती है, और एक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस होगा। ये आपका अवतल दर्पण का ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी। तो देखो अभी मैंने बताया दर्पण अवतल हो चाहे उत्तल हो, वस्तु बाईं ओर होता है, इसलिए ध्रुव के बाईं ओर रखी सभी दूरियां माइनस होती है, इसलिए उत्तल दर्पण का वस्तु दूरी माइनस होता है। अब बात रह गया प्रतिबिंब दूरी। देखिए उत्तल दर्पण में 2 प्रतिबिंब बनता है जो दोनों दाईं ओर बनता है, एक बनता है फोकस पर और एक बनता है फोकस और ध्रुव के बीच। एक बनता है फोकस पर और एक बनता है फोकस और ध्रुव के बीच। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग को पता होना चाहिए बच्चे कि जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब तो हमेशा दाईं ओर बनता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब जो दूरी होगा वो हमेशा प्लस होगा। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब दूरी हमेशा प्लस होगा। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी देखिए दर्पण के दाईं ओर है, इसलिए दाईं ओर है, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होगा। और बात करते हैं उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ए भी दाईं ओर होगा, इसलिए ए भी प्लस होगा। और उत्तल दर्पण की वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु तो हमेशा मुख्य अक्ष के लंबवत रखा हुआ होता है, बच्चे ध्यान देंगे, मुख्य अक्ष के लंबवत रखा हुआ रहता है, इसलिए इसका वस्तु का ऊंचाई इसमें भी क्या होगा, प्लस होगा। और उत्तल दर्पण की अगर हम बात करते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो प्रतिबिंब तो ये हमेशा काल्पनिक बनाता है, सीधा बनाता है, इसलिए इसका जो प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होगा बच्चे, ये हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट सारे बच्चे को क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट बच्चे आप लोगों को ध्यान देना है। अगला पॉइंट क्या है आप लोग को समझने का प्रयास करना है। देखिए एक पॉइंट हमने लेके आए बच्चे जिसका नाम है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, आप लोगों को ध्यान देना है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, अभिसारी मतलब एक बिंदु पर मिला देना, अभिसारी का मतलब होता है बच्चे एक बिंदु पर मिला देना, अर्थात अवतल दर्पण को हम अभिसारी क्यों कहते हैं आप लोगों को ध्यान देना है। तो सबसे पहली बात देखिए हम डायग्राम से आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये दर्पण आपका अवतल दर्पण है बच्चे, आप लोग को पता होना चाहिए ये बच्चे अवतल दर्पण है और ये बच्चे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ये बच्चे है उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण है और ये बच्चे उत्तल दर्पण है। सबसे पहली बात इसमें देखिए इसमें बच्चे पता होना चाहिए कि चलिए इसमें मुख्य अक्ष बना देते हैं, वक्रता केंद्र चलो ध्रुव बना देते हैं, यहाँ पे फोकस कर देते हैं, चलिए इसमें भी वही क्रिया कर देते हैं, यहाँ पे ध्रुव कर देते हैं, यहाँ वक्रता केंद्र और बीच में कर देते हैं फोकस। अब सबसे पहली बात कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो याद रखना है कि अवतल दर्पण अपने मुख्य अक्ष के समानांतर, अपने मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश के किरणों को, आने वाली प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पर जमा कर देती है, एक बिंदु पर मिला देती है। इसमें कोई भी अगर मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जाएगा तो दर्पण से जब परावर्तन होगा बच्चे तो परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा कर देगा। लेकिन अगर हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो यहां से किरण जाएगा तो ये मिलाएगा नहीं बच्चे, फैला देगा, किरण को मिलाएगा नहीं बच्चे, फैला देगा। देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है, ये किरण को बच्चे देखिए फैला दे रहा है। तो सबसे पहली बात अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो कहिएगा अवतल दर्पण अपने मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पर मिला देती है, एक बिंदु पर मिला देती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अब ठीक इसका उल्टा क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो इसके बच्चे कहिएगा कि उत्तल दर्पण अपने मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश की किरणों को फैला देती है अर्थात अपसरित कर देती है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। आप लोग को याद रखना है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, आप लोग को याद रखना है। हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को याद हो गया होगा। एक था अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं और एक आपका यहां पे बच्चे क्वेश्चन होगा उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। फिर से हम एक बार बोल दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जाता है तो वह एक बिंदु पर मिला देती है अर्थात अभिसरित कर देती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो कहिएगा कि उत्तल दर्पण अपने मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणों को फैला देती है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। हम उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। देखिए नेक्स्ट आप लोगों का पॉइंट है कि बिना स्पर्श करके समतल, उत्तल और अवतल की पहचान आप कैसे करेंगे, जो बच्चे हम इस क्वेश्चन का जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देंगे। धन्यवाद।